नीट यूजी फॉर्म फिलिंग के बारे में बताऊंगा। नीट यूजी 2026 का फॉर्म रिलीज हो गया है। ये रिलीज हुआ 8 फरवरी को। 8 मार्च तक इसका टाइम है, लेकिन इस बार फॉर्म में कुछ चेंजेस भी हैं और उन चेंजेस को एड्रेस करना यहाँ जरूरी। तो हम लोग आज उसी के बारे में बात करेंगे कि नीट यूजी के फॉर्म में क्या क्या चेंजेस हैं और उसमें आपको कैसे नीट यूजी के फॉर्म में भरना है, क्या सावधानी आपको रखनी है और आगे आपको किस चीज में तकलीफ हो सकती है गलती करने से। तो पहले ब्रॉडली हम लोग समझ लेते हैं कि नीट यूजी का फॉर्म का जो बेसिक है, ये 8 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ। 8 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 8 मार्च को है। करेक्शन विंडो 10 मार्च से 12 मार्च है और नीट का एग्जाम जो है 3 मई। एग्जाम 3 घंटे का है, जैसे कि 2025 में हुआ। 2024 में वो 3 घंटा 20 मिनट था, जिसको कि रिड्यूस करके 3 घंटा किया गया। ये कोरोना काल में आपको एक एडिशनल टाइम दिया गया था। उस टाइम को हटाया गया 2025 में और इसके कारण जो है जो स्कोर भी है वो काफ़ी अफेक्ट हुआ था। तो इस बार भी अभी आपको 3 घंटे का टाइम है, 180 मिनट का आपको समय मिलेगा। 2 बजे से 5 बजे ही है और नॉर्मल है जैसा पहले था। तो ये जो कुछ मुख्य बातों के बाद अब हम आते हैं कि इस बार जो है आपको नीट के फॉर्म आने से पहले एक एडवाइजरी आया था। वो एडवाइजरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सरकार है वो लगातार आपको कह रही है कि अपने आधार कार्ड को सही कीजिए। आधार कार्ड में जो इम्पोर्टेंट फील्ड है, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोटोग्राफ, ये सब दुरुस्त होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इसके बारे में पहले भी एडवाइजरी दिया गया था। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कि आप अपने सब जो डॉक्यूमेंट हैं, जो उनका डॉक्यूमेंट है, डिसेबिलिटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर का डॉक्यूमेंट, उसको ठीक कर लीजिए। जो आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं उसको ठीक कर लीजिए। इसकी एडवाइजरी भी आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो अब हम आते हैं कि इस बार आपको जो कुछ चीज़ें अलग की गई है, जैसे इस बार आपसे वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड मांगा जा रहा है। पहले आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड मांगता नहीं था नीट फॉर्म भरने के समय में। आगे आपको जब आप काउंसलिंग में आते थे तब आपसे मांगा जाता। इस बार जो है आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अब जो कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जिस जो आपको अपने तैयार करके रखना है और जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 10th 12th का मार्कशीट है। जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनका मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट होता है, तो वो जो मार्कशीट है वही पासिंग सर्टिफिकेट है। लेकिन कई बोर्ड में आपको जैसे वेस्ट बंगाल, जहाँ पर आपको मार्कशीट अलग होता है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, तो आपको वहाँ दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, खास करके आगे काउंसलिंग। आधार कार्ड या पासपोर्ट, जो फॉरेन एनआरआई हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो पासपोर्ट होना बेहद ज़रूरी है। एनआरआई के लिए आगे भी बताऊंगा कि बिना आधार कार्ड के हैं तो आपको क्या तकलीफ आगे होगी और उसके लिए क्या करना है। कैंडिडेट का सिग्नेचर, ये अपलोड करने के समय में आपको ज़रूरत होगी। फोटोग्राफ के ऊपर में इस बार बहुत स्ट्रेस है। फोटोग्राफ जो है आपको लाइव भी कैप्चर कर रहा है, तो ये एक नया चेंज लाया गया, अच्छा किया गया है। तो जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है या पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है, इसकी आपको ज़रूरत है। फिंगर इम्प्रेशन चाहिए दोनों हाथ के एक सिंगल पेज पे, उसकी ज़रूरत है। लाइव फोटोग्राफ कैप्चर जो हो रहा है फॉर्म फिलिंग के समय में, तो उसके लिए आपको जो वेब कैम है या जो मोबाइल कैमरा है, उसके थ्रू आपका फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा। इससे कहाँ किस लिए ये किया जा रहा है? अब आधार कार्ड में अगर आपका फ़ोटो ओल्ड है, ये मैच होने के लिए ही किया जा रहा है। या जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसको एक एनेक्सर 6 है, जो उनको भरवाना है। तो वो आप नीट के फॉर्म में जब जाएँगे, तो आपको लास्ट में एनेक्सर 6 है, वो भरवाना है। वो एक डिक्लेरेशन है फ़ोटो का और वो फ़ोटो का डिक्लेरेशन को आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर या क्लास 1 गेज़ेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराएँगे। अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है। अ, जो मोबाइल नंबर है अगेन वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मोबाइल नंबर के ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा बोलना चाहूँगा, क्योंकि मोबाइल नंबर में आपको ओटीपी आता है और वो ओटीपी खास करके एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जो ये ओटीपी आता है, तो कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ ओटीपी का प्रॉब्लम होता है और अगर आप इंडियन मोबाइल नंबर को लगाना चाहते हैं, तो आपको कुछ
सेंटर्स में इशू आएगा। पहले ओटीपी का आपको समझना है कि जैसे कुछ कंट्री में जहाँ ओटीपी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आपने वहाँ का नंबर डाला तो और फिर आप जब इंडिया में होंगे एग्ज़ामिनेशन और काउंसलिंग के समय में, तो आपको स प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ओटीपी आपके पास आएगा नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है, और जो टेस्ट सेंटर है, टेस्ट सेंटर अगर आपको वहाँ का चाहिए और फिर काउंसलिंग में यहाँ आना है, तो अगर आपको टेस्ट सेंटर वहाँ का चाहिए तो और मोबाइल नंबर अगर आप इंडिया का लगाना चाहते हैं, तो आपको परमानेंट एड्रेस जो है वो फॉरेन का रहना चाहिए और टेम्परेरी एड्रेस में इंडिया होना चाहिए। अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं कि परमानेंट एड्रेस इंडिया और जो प्रेजेंट एड्रेस वो फॉरेन का रखते हैं, तो आपसे मोबाइल नंबर फॉरेन वाला ही मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि अगर आपको टेस्ट सेंटर वहाँ चाहिए, ओटीपी आपको इंडिया के नंबर पे चाहिए, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको ये प्रॉब्लम होगी। अब ये टेस्ट सेंटर के लिए भी इस बार इन्होंने क्या किया है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जो प्रेज़ेंट एड्रेस है, उसी के हिसाब से ये टेस्ट सेंटर एलोकेट करेंगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि कई लोग जो करप्शन करते हैं और ये सब, उनको रोकने के लिए ये सब चीज़ें लाई गई है कि जो टेस्ट सेंटर है, वो टेस्ट सेंटर या तो परमानेंट एड्रेस में या प्रेज़ेंट एड्रेस में हो। कोई ऐसा ना हो कि स्टूडेंट का एड्रेस से बिना लिंक के, कोई अगर स्टूडेंट है जिसका प्रेज़ेंट एड्रेस दिल्ली, परमानेंट एड्रेस यूपी और वो टेस्ट सेंटर माँग रहा है हिमाचल प्रदेश, तो ऐसे को रोकने के लिए ये किया गया। टेस्ट सेंटर, परमानेंट एड्रेस, प्रेज़ेंट एड्रेस और ओटीपी का कनेक्शन मैंने आपको बताया। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी मजबूरी है, आपको फ़ॉरेन वाला ही नंबर रखना है और आप चाहते हैं कि परमानेंट एड्रेस इंडिया और प्रेज़ेंट एड्रेस फ़ॉरेन करें, तो आपको ऐसे सिनेरियो में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। कुछ ही ऐसे स्टेट हैं जहाँ आपको तकलीफ़ आ सकती है काउंसलिंग में, जैसे कि बिहार। बिहार में आपको ओटीपी का भी वेरिफ़िकेशन माँगते हैं, मोबाइल नंबर का भी, और आपसे जो है ईमेल का भी ओटीपी माँगते हैं। लेकिन कई जगहों पे आपको सिर्फ़ ईमेल आईडी के ओटीपी के भरोसे में भी आपका काम चल जाता है। तो आपको ज़्यादा नहीं घबराना है, अगर आपकी यही मजबूरी है, तो कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको तकलीफ़ होगी। बाकी जगहों पे ईदर ऑफ द वन, मतलब या तो ईमेल का ओटीपी या मोबाइल नंबर का ओटीपी, जहाँ दोनों में से एक चल जाता है, तो वहाँ आपका काम चल जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया। अब आपको जो है, हाँ, अब आधार पे अगर फ़ोटो ठीक नहीं है, अगर आधार पे फ़ोटो क्लियर नहीं है, पुराना है, तो ऐसे में आपका फ़ॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो फ़ोटो की चीज़ों में आपको क्या ध्यान रखना है कि अभी भी आपके पास समय है, अगर आप इंडियन हैं, आप इंडिया में ही हैं, तो आधार कार्ड में अपना फ़ोटो को अपडेट करा सकते हैं। और अगर बाहर के हैं, तब तो मैंने आपको कहा कि एनेक्सर 6 भरिए, लेकिन इंडियन हैं, तो आपको जो है फ़ोटो अपने ठीक करने हैं। आपके पास वक़्त है, वो 2, 4, 5 दिनों में हो जाता है। तो जो फ़ोटो है, उसको देख लीजिए कि क्लियर होना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि वो आप ही का फ़ोटो है। क्योंकि जब आपने यहाँ लाइव फ़ोटो कैप्चर किया है और जो वहाँ फ़ोटो है, वो दोनों में अगर मिसमैच होगा, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको जो कुछ नई चीज़ें हैं, जो मैंने आपको कहा, एक फ़ेस ऑथेंटिकेशन भी इन्होंने लगाया है इस बार। फिर आपको आधार से फ़ोटो मैचिंग लगाया है इस बार, जो नई चीज़ें किया है। लाइव फ़ोटो कैप्चर का काम किया है इन्होंने इस बार। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस बार इन्होंने नई काम किए हैं। इसके अलावा एनआरआई स्टूडेंट से ये एनआरआई का सर्टिफ़िकेट भी माँग रहे हैं। पासपोर्ट के साथ एनआरआई का सर्टिफ़िकेट भी माँग रहे हैं, जो इन्होंने पहली बार किया है। जो कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं, उससे भी उसका डॉक्यूमेंट माँग रहे हैं। ये सब इन्होंने इस बार के फॉर्म में ये नई चीज़ें किया है। तो आपको इन जो कुछ एडवाइसेज़ मैंने दिए हैं, तो ये जो नए रूल्स आए हैं, इससे आपको ठीक ढंग से अपने फॉर्म को भरना है।